नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो आज हम देखेंगे कि ट्रंप ने रिसेंटली जो 100% टैरिफ की धमकी दी है चाइना को, उसको लेके ओवरऑल चाइनीज़ मीडिया और लोगों की क्या रिएक्शन है। और लोगों की रिएक्शन तो वैसे हम देख नहीं सकते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब मैं ये इस वीडियो का कमेंट सेक्शन देख लिया था मैंने कमेंट्स, बट जब मैं उसको करने वाला था, मतलब उसको जो जॉट डाउन करने वाला था, तब जो मैंने देखा कि वीडियो जो है वो डिलीट हो चुकी है। यूट्यूब अक्सर जो ऐसी हरकतें करते रहते हैं और देन दे टॉक अबाउट मीडिया फ्रीडम एंड ऑल। तो इवन तुलसी गबार्ड का एक वीडियो था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वॉर करना, रशिया के साथ वॉर करना कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। वॉर जो है स्टॉप कर देना चाहिए और रशिया को पोक करना बंद कर देना चाहिए। और उस उस वीडियो को यूट्यूब ने एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया, स्टेटिंग की प्रॉपरली लिखा था कि दिस वीडियो प्रोमोट्स वायलेंस, दैट्स वाई एज रेस्ट्रिक्शन जो है रिक्वायर्ड था। और सेंसिटिव कंटेंट था उसमें, कुछ भी सेंसिटिव कंटेंट उसमें नहीं, सिर्फ अच्छी बात बोली थी कि वॉर नहीं करना चाहिए, ये बात बोली थी। तो यूट्यूब की ये हरकतें हैं और इनकी मजाल है, फिर दे हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक अबाउट इंडियन प्रेस फ्रीडम एंड ऑल। खैर, पहले हम ये वीडियो तो वैसे ही यूट्यूब से ये वीडियो डिलीट हो चुकी है, बट हम देखते हैं वीडियो में ऐसा क्या था कि अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा चुभ गया और वीडियो जो है वो डिलीट कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 纵览全球八大社聚焦头条最看点。 हेलो एवरीवन, मैं सेलिन हूँ। आज 10 अक्टूबर है, अमेरिकी समय के अनुसार। आपका स्वागत है आज की वैश्विक समाचार सुर्खियों में। आज की खबर दुनिया की 8 प्रमुख समाचार एजेंसियों से है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 100% बढ़ाने की धमकी दी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अनुसार 1 नवंबर से राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर टैरिफ 100% बढ़ाना चाहते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ट्रंप चीन पर टैरिफ 100% बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। 100%关税。 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप चीन पर न्यू टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स लगाने की भी योजना बना रहे हैं। क्योदो न्यूज का कहना है कि ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे साउथ कोरिया में शी जिनपिंग से नहीं मिलेंगे। रॉयटर्स के अनुसार चीन ने अमेरिकी बंदरगाहों पर लगने वाले फीस पर जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं। यूपीआई का कहना है कि कांग्रेस वाशिंगटन डीसी छोड़ चुकी है और सरकारी कामकाज का ठप रहना अगले हफ्ते तक जारी रहेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फाइनल सीज फायर होने तक इजराइल पर दबाव बनाए रखने की योजना बना रहे हैं। स्पुतनिक न्यूज के अनुसार रूस जल्द ही एक नए प्रकार के हथियार के लॉन्च की घोषणा करेगा। 新型的武器问世。先来看美联社的突发新闻。 अब देखते हैं एसोसिएटेड प्रेस की ताजा खबर। 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ही घोषणा की है कि 1 नवंबर से अमेरिका चीनी आयात पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाएगा और यह संभव है कि यह कदम 1 नवंबर से पहले ही लागू हो जाए। 川普是在他的社交媒体上写道： इस फैसले से अमेरिका चीन टैरिफ महामारी से पहले के उच्च स्तर के करीब पहुंच सकते हैं, जिससे बाजार में यह डर बढ़ गया है कि एक नई ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो मौजूदा टैरिफ के ऊपर एडिशनल रेट होगी। यह घोषणा शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार बंद होने के बाद की गई। फिर भी इसने वैश्विक बाजार में जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया। बाजारों को चिंता है कि ऐसा कदम अमेरिका और चीन के बीच पहले हुए टैरिफ ट्रस्ट को पूरी तरह तोड़ सकता है, जिससे ग्लोबल ट्रेड फिर से रुकावट में आ जाएगा और विश्व आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है। खबर जारी होने से ठीक पहले ट्रंप की एक पोस्ट के कारण डॉव जोन्स इंडेक्स पहले ही 1.9% गिर चुका था और S&P 500 में 2.7% की गिरावट आई, जो अप्रैल के बाद से उसकी सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट थी। 几乎导致两国贸易冻结。是经过谈判，双方才将关税分别降到30%和10%。 एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर ट्रंप के नए टैरिफ लागू होते हैं, तो चीनी वस्तुओं पर कुल अमेरिकी टैरिफ 30% से बढ़कर 130% से अधिक हो सकता है, जो पिछली ट्रेड वॉर के उच्च स्तर के करीब होगा। वर्ष 2020 में दोनों देशों ने 100% से अधिक टैरिफ लगाए थे, जिससे व्यापार लगभग रुक गया था।
बाद में अमेरिका ने टैरिफ को 30% और चीन ने 10% तक घटा दिया था, लेकिन यह नया कदम उस प्रगति को पूरी तरह मिटा सकता है। ट्रंप ने चीन पर सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाने की भी घोषणा की है, खासकर महत्वपूर्ण अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर रोक लगाने की, और आरोप लगाया है कि चीन रेयर अर्थ मटेरियल के क्षेत्र में अपनी पकड़ का उपयोग कर ग्लोबल सप्लाई चेन को बंधक बनाए हुए है। 是巧合。对此，部分专家认为，中国此举 ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि चीन का हालिया फैसला शायद जानबूझकर उस समय लिया गया ताकि वह उनके द्वारा घोषित इजराइल हमास सीज फायर एग्रीमेंट की खबर पर छा सके, क्योंकि चीन ने ठीक एक दिन पहले रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर नए कंट्रोल्स डिक्लेयर किए थे। ट्रंप ने लिखा, मुझे नहीं लगता कि चीन का यह समय सिर्फ एक संयोग है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का यह कदम वास्तव में अमेरिका द्वारा हाल ही में चीनी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों और चीनी जहाजों पर लगाए गए पोर्ट फीस का जवाब है। वॉशिंगटन स्थित स्टिम्सन सेंटर थिंक टैंक के चीन कार्यक्रम की निदेशक सन यून ने कहा कि चीन की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा थी, लेकिन उनका यह भी मानना है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की गुंजाइश अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश तैयार हों तो अमल के स्तर पर लचीलापन रखते हुए समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि ट्रंप की नई टैरिफ घोषणा ने न केवल अमेरिका और चीन के बीच तनाव को फिर से बढ़ा दिया है, बल्कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को भी बढ़ा सकती है। 不仅在昨天加强了稀苦的出口限制，还向其他国家发出信函。 विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में सरकारी कामकाज के ठप रहने के कारण कई फेडरल एम्प्लॉइज को वेतन नहीं मिल रहा है और नए बड़े पैमाने के टैरिफ कीमतों को और बढ़ा सकते हैं और आम नागरिकों पर आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। विदेशी नीति के विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का यह कदम अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध विराम को खत्म कर सकता है और उनके शी जिनपिंग के साथ इस महीने की योजना बनाई गई बैठक पर भी असर डाल सकता है। 1 नवंबर से अमेरिका सभी चीनी इंपोर्ट्स पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने चीन की रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को बढ़ाने की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि इससे वैश्विक बाजार, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स प्रभावित हो सकती है और यह इंटरनेशनल सप्लाई चेन को पूरी तरह बाधित भी कर सकती है। 习近平最终真的能在韩国见面，也难以取得实质突破。 उन्होंने चीन को ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज बताते हुए उसकी कार्रवाइयों की तीव्र आलोचना की और उन्हें धोखाधड़ीपूर्ण और खुले तौर पर हॉस्टाइल कहा। इसके पहले गुरुवार को कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने पहले ही कहा था कि अमेरिका के पास चीन पर सिग्निफिकेंट मार्केट लेवरेज है। उन्होंने कहा, हम चीन से बहुत सारी वस्तुएं इंपोर्ट करते हैं, शायद अब समय आ गया है कि हम इसे बंद करें। उन्होंने यह भी कहा कि चीन का प्रमुख अमेरिकी शहरों से खरीदारी न करने का कदम एक नेगोशिएशन टैक्टिक थी और उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वे चीन से अपने बाजार फिर से खोलने की मांग करेंगे। स्कॉलर्स का सामान्य मानना है कि अब अमेरिका और चीन दोनों आर्थिक अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। सतह पर दोनों पक्ष संपर्क बनाए रखते हैं, लेकिन वास्तविकता में दोनों एक दूसरे पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी बीच कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि भले ही ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आखिरकार साउथ कोरिया में मिले, यह बैठक कोई महत्वपूर्ण सफलता देने में मुश्किल होगी। 总统川普在今天早上其实还表示，目前似乎已经没有理由和中国国家主席习近平在韩国见面。 जैसे जैसे दोनों देशों के संबंध फिर से बिगड़ रहे हैं, अमेरिका चीन कॉम्प्रिहेंसिव जी ट्रेड एग्रीमेंट की अंतिम समय सीमा 10 नवंबर तेजी से नजदीक आ रही है। फिलहाल इस तिमाही में चीन ने कोई अमेरिकी सोयाबीन नहीं खरीदी है। विश्लेषकों को डर है कि दोनों पक्षों के बीच बढ़ती टकराव तकनीकी, ऊर्जा और यहाँ तक कि बंदरगाह परिवहन क्षेत्रों में भी फैल सकती है। यह स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति अब पूरी तरह से कड़े रुख में बदल गई है। 另一方面，路透社的报道，在北京时间的10月， व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ट्रंप ने लगातार चीन से संबंधित वस्तुओं पर टैरिफ लगाए हैं, साथ ही नए बंदरगाह शुल्क और एक्सपोर्ट कंट्रोल भी लगाए हैं। विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि इस नए टैरिफ की लहर से न केवल वैश्विक बाजार हिल सकते हैं, बल्कि वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों की राजनीतिक इच्छा शक्ति और कूटनीतिक समझ का भी परीक्षण हो सकता है।
टैरिफ के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने उसी दिन यह भी घोषणा की कि अमेरिका चीन की महत्वपूर्ण अमेरिकी सॉफ्टवेयर तक पहुंच को सीमित करने के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल उपाय लागू करेगा। अमेरिका ने चीन की महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर तक पहुंच को सीमित करने की योजना बनाई है, जो उसके तकनीकी उद्योग के लिए आवश्यक है, और चेतावनी दी है कि अगर चीन नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो नए टैरिफ जल्दी लागू किए जा सकते हैं। ट्रंप ने चीन की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की आलोचना की, जिसमें रेयर अर्थ एक्सपोर्ट लिमिट्स, नए पोर्ट फीस लगाना और क्वालकॉम के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शामिल है। उन्होंने दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग से मिलने पर भी संदेह व्यक्त किया। विश्लेषकों का कहना है कि नए उच्च टैरिफ अमेरिका चीन व्यापार वार्ता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और तकनीक और भू राजनीति में संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं। जवाब में चीन ने 15 अक्टूबर से अमेरिकी कंपनियों से जुड़े सभी जहाजों पर पोर्ट फीस लगाने की घोषणा की। 关注一下美国国内，美国政府停摆已进入到第10天。 चीन 15 अक्टूबर से उन जहाजों पर पोर्ट फीस लगाएगा जिनका नियंत्रण अमेरिकी कंपनियों के पास है या जो अमेरिकी निवेश से जुड़े हैं, और यह शुल्क 2028 तक बढ़ता रहेगा। ट्रंप पहले ही अपनी योजना बनाई गई शी जिनपिंग के साथ बैठक रद्द कर चुके थे और चीनी वस्तुओं पर बड़े टैरिफ की घोषणा कर चुके थे। अमेरिका भी इसी तरह चीनी मालिकाना जहाजों पर पोर्ट फीस लगाएगा। एनालिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि ये पोर्ट फीस उपाय अमेरिका चीन तनाव में एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। घरेलू स्तर पर अमेरिकी सरकारी कामकाज का ठप रहना अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है और यह कम से कम अगले सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। 此前，总统川普宣布以色列与哈马斯 यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी तक टेम्पोररी फंडिंग बिल पर कोई वोट नहीं किया और प्रक्रिया अगले मंगलवार को फिर से शुरू होगी। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर दबाव डाला, चेतावनी दी कि यदि वे फेडरल प्रोग्राम्स का समर्थन नहीं करते तो फेडरल कार्यक्रमों को काटा जाएगा। ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच गाजा में सीज फायर की भी घोषणा की, जिसे उन्होंने बड़ी सफलता बताया। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका की भूमिका केवल समझौता कराने तक सीमित नहीं है। समझौते के बाद लगातार निगरानी और दबाव बनाए रखना आवश्यक है ताकि यह अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी शांति सुनिश्चित करे। 政治生涯的阶段性停火。专家更指出，美国持续的施压是确保战争全面持久结束的唯一途径。 वर्तमान में वैश्विक ध्यान इस समझौते के आगे के विकास पर गहराई से केंद्रित है। यह सीज फायर कितना स्थायी होगा, यह मुख्य रूप से अमेरिका पर निर्भर करता है और विशेष रूप से इस पर कि ट्रंप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाते हैं या नहीं। अंत में रूस की ओर देखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस जल्द ही एक नए प्रकार के हथियार की घोषणा करेगा। पुतिन ने कहा कि नया हथियार पहले ही विकसित हो चुका है, टेस्ट पास कर चुका है और प्रोग्रेस बहुत स्मूथली चल रहा है। सभी को देखने के लिए धन्यवाद। मैं सेलिन हूँ और हम अगले कार्यक्रम में उसी समय फिर मिलेंगे। 再见。华人看世界尽在华人资讯网好视频。 तो मेरे ओपिनियन रखने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये क्लिप जो है देख लीजिए, ये अरुणाचल से है। देखो ऐसे हम लोग का अरुणाचल में होता है। देखिए गाड़ी चलाने वाला आप लोग संभल के गाड़ी चलाइए। ये लोग शायद मेंटल थोड़ा हो प्रॉब्लम होता होगा, शायद कान सान भी सुनाई नहीं देता होगा, इसलिए आप लोग होशियार संभल के चलाइए। बीचों बीच मेन रोड में ये कुछ प्रॉब्लम होगा। देखो बस भी आ रहा है पीछे से, नहीं शायद हो रहा है बाबा एक तो होता कुछ पला का ये ओ नो बस यहाँ ओरे 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 kaya bos yang in or kaya po ide bos ko ulta side do idolaga bo asni ektar loda kuch pade bo apna arunachal mein eb na asni final जा कुछ बस यहाँ का साइड में आप दो नंबर 1 ये बहुत डेंजर आदमी है रे, उसको बच के रहो। तो आप देख सकते हैं तो किस तरीके से चाइना, रशिया, यूएसए ये तीन मेन बड़े पावर्स हैं जो आपस में उलझ रहे हैं और आपस में compete कर रहे हैं। इंडिया पीछे है और पीछे रहेगा अगर ये चीज़ जो है कंटिन्यू रहा। कैसे चाइना एक दरार डाल सकता है नॉर्थ ईस्ट और इंडिया में, इस मतलब मैं ओवरऑल जो प्रिंसिपल्स है या ये समझाऊंगा
बेसिकली अगर आप बॉर्डरिंग स्टेट्स देखें, अरुणाचल को ही ले लो। पिछले एक वीडियो में मैंने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट में सिविक सेंस और नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को मेंशन किया था मैंने, बेसिकली नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम। ये 4 जो स्टेट्स है, हालांकि बहुत सारे लोग सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं, वो 7 सिस्टर्स को ही मानते हैं, पर मेरे हिसाब से सिक्किम में काफ़ी सिमिलरिटीज है नॉर्थ ईस्ट के ओवरऑल रीजन से। तो ये 4 स्टेट्स का मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, लेकिन असम और अरुणाचल बहुत कोई फनीली जो है इनको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का बिहार बोलते हैं। असम के लोग बहुत दिल के साफ है, बट यहाँ पे अगर सिविक सेंस की बात करूँ तो नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ जो 4 स्टेट्स मैंने मेंशन किया। अरुणाचल भी सेम चीज़ में ही आता है। तो कैसे चाइना इस चीज़ को आगे आने वाले टाइम में यूटिलाइज कर सकता है, ये जैसे कि क्लिप आपने देखा, यही चीज़ अगर आप उन्होंने चाइना में किया होता तो चाइनीज़ गवर्नमेंट और जो रूल्स है, लॉज है, वो अच्छी तरीके से इसको बताता। तो अगर चाइना कल को अगर अरुणाचल में वोट हो कि चाइना का पार्ट बनना है कि नहीं बनना है, तो उसमें एक 2-3 हिस्सों में बटेगा बेसिकली। एक हिस्सा जो कि ऐसे रूललेस, लॉलेसली चलना पसंद करते हैं, जिनको रूल्स लॉज फॉलो नहीं करना है, पॉलिटिकल कनेक्शंस है और करप्ट है, पैसा मारने में इजी हो रहा है लोगों से, और बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कोई करना नहीं पड़ रहा है, ये लोग इंडिया के पार्ट रहना चाहेंगे क्योंकि उनको फ्रीडम मिल रही है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस उनके खिलाफ कोई एक्शन खास कुछ ले नहीं रहा है, लोग जैसे हैं वैसे ही मान ले रहे हैं। दूसरा एक सेक्शन होगा जिनको अपने स्टेट में क्लीनलीनेस चाहिए, अपने स्टेट में सिविक सेंस चाहिए, और आपस में जो दूसरे लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से रहे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके रहे, वो है। बट उनको एक इंडिया से अलग अटैचमेंट है, पैट्रियट है, तो वो लोग भी इंडिया के पार्ट रहना चाहेंगे। लेकिन थर्ड जो है एक पोर्शन बनेगा जो कि इन करप्ट पॉलिटिशियन से एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, ये तालो पतोम वगैरह, ये सब यहाँ पे जो डीसी वगैरह जो बन के बैठा है, रैम्पेंट करप्शन होता है, रोड बनते बनते जो है ख़राब हो जाते हैं। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि तवांग साइड वहाँ पे जो बनाया है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल ईटानगर वगैरह ये जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे बहुत ही एक करप्ट पॉलिटिशियंस जो है वो रहते हैं। रोड प्रोजेक्ट्स हो, जो भी हो, प्रोजेक्ट्स में से आधे से भी ज़्यादा पैसे मार लेते हैं, जिससे रोड्स वगैरह का कंडीशन जो है, जो कि कैपिटल सिटी में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था गांव में, इवन असम में भी मैं देखता हूँ, गुवाहाटी में आए दिन रोड्स तोड़ते रहते हैं वो लोग, जैसे बंगाल में भी होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा गाँव साइड में आए, थोड़ा जो क्या बोलते हैं सबर्ब साइड में आए, तो वहाँ पर आपको बेटर रोड्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा। अजीब ही बात है, जहाँ पे सिटीज़ में बहुत और भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बट सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, पोल्यूशन और ये सब चीज़ बहुत ही घटिया लेवल का है। और बट गांव में बहुत सारा साइड जो है एयर पोल्यूशन और दोनों ही जो रोड क्वालिटी और सब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, वो कभी कभी अच्छा मिलता है बेसिकली। तो वो जो एक सेक्शन होगा जो कि बेसिकली करप्शन और इससे तंग आ चुके हैं ना, वो लोग वेलकम करेंगे कि चाइना आप ही आइए, रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कीजिए। जिस तरीके से हम मेहनत करके एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करते हैं और फिर कोई जो है नेता के बच्चे जो वो सीट्स ले जाते हैं, इन सब चीज़ से तंग आके एक सेक्शन आएगा जो कि चाइना का साइड लेना चाहेगा, क्योंकि दे हैव बीन फेड अप ऑफ द इनएफिशिएंसी एंड रूललेसनेस, लॉलेसनेस ऑफ द state, and overall the responsible thing is that the central government is responsible for allowing this state corrupt officials to stay in power basically। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनके रिलायंस में इनके बेसिकली भरोसे इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे, जो कि जीतते तो है, वो लोगों को भी जो है करप्ट लोगों को वोट देके सामने लाते हैं, वो भी लोगों को भी ब्लेम करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों मतलब नेताओं को चुनते हैं। बट जब एक ओवरऑल मेजोरिटी हो जाता है तो उनको, बीजेपी को पता है अगर अरुणाचल में रहना है तो इन करप्ट पॉलिटिशियंस के हाथ पकड़ के ही रहना है। तो अगर बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ, इनके सहारे ही जो है आगे आने वाले टाइम में पावर में रहना है, तो फिर एक मेजर पोर्शन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन, आम आदमी का जो एक पॉपुलेशन है, वो बहुत फेडअप होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि करप्शन हो रहा है बट उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिए नहीं जा रहे। बट एक तरीके से वोट के लिए बीजेपी का भी जो हाथ बंधा हुआ है, मेरे हिसाब से एक चांस लेना चाहिए कि लोगों के अच्छे के लिए काम करो, इन करप्ट पॉलिटिशियन को हटाओ और
ओवरऑल स्टेट के जो है स्टेट को अच्छे तरीके से गवर्न करने के लिए एक ऑनेस्ट ईमानदार जो है पॉलिटिशियंस और रूल्स पहले तो इम्प्लीमेंट करो और रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करो, जिससे ओवरऑल स्टेट की जो एक बहुत अच्छा स्मूथ फंक्शनिंग हो वो पॉसिबल हो पाए। सेकेंडली, अगर ये सब चीज़ जो हम बॉर्डर पे भी बात करें तो चाइना इतना बड़ा डैम बिल्ड कर रहा है जहाँ पे तिब्बत में ऑलरेडी बहुत सारा प्रोटेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के चाइना के सीसीपी के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो लोग अपना डिसीजन जो है उस स्टेट को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, उसमें इंडस्ट्रीज हो वगैरह हो, तो वो उसके लिए वो लोग डैम बिल्ड कर रहे हैं, कोई उन्हें रोक नहीं पाया। अब हमारे लिए जो है ये डैम बिल्ड कर पाना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड चाइना जो है अपना डैम का पानी जो खोल दे तो अरुणाचल में तो पूरा फ्लड आ जाने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये नहीं समझ रहे कि अरुणाचल के बॉर्डर में कि उनके अच्छे के लिए ही इंडियन सरकार जो है एक रिटेलिएटरी डैम बिल्ड कर रहा है जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर पीपल। लेकिन ये भी चीज़ देखना पड़ेगा कि चाइना जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, इंडिया को भी वो करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इंडिया में बहुत सारा जगह में, जैसे कि बोला कि जिस जगह में भी शहर होता है वहाँ पे और भी ज़्यादा वो कूड़ेदान बन जाता है, बेसिकली गटर बन जाता है, चारों ओर जो क्या बोलते हैं गंदगी फैलना, प्लास्टिक से लेके हर चीज़ जो है वो फैल जाता है। तो ये डेवलपमेंट है कि नॉन डेवलपमेंट है वो समझ में नहीं आता। चाइना जहाँ पे अगर डेवलपमेंट करता है तो वहाँ के ओवरऑल ग्रीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस मेंटेन करके वो बिल्ड करता है। लेकिन इंडिया में प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं दिखता है बहुत सारा जगह में। जहाँ पे सिटी बिल्ड करने की बात आता है तो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉपर है नहीं, तो वेस्ट वगैरह वो सिटी बनता है लेकिन वो और भी ज़्यादा गंदा बन जाता है। और नॉर्थ ईस्ट के जो ओवरऑल जो क्लीनलीनेस और जो ब्यूटीफुल नेचर है वो इंडियन गवर्नमेंट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो हार्म ना हो, और वो जनता को कन्विंस करना पड़ेगा। तभी जाके जो है ओवरऑल चाइना की तरह इंडिया बन पाएगा, और तभी जाके इन ग्लोबल पावर से जो है इंडिया कम्पीट कर पाएगा कि एब्सोल्यूट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड लॉ, कोई भी उसको तोड़े तो बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा हो, चाहे वो गंदगी भी फैलाए उसके लिए भी बहुत कड़ी सज़ा हो, और ओवरऑल जिस तरीके का सिचुएशन मैंने दिखाया वो भी उसके लिए भी जो है कोई किसी की मतलब साहस ना हो वो सब चीज़ करने के लिए। तभी जाके जो है हम नॉर्थ ईस्ट को अपने स्टैंडर्ड में, मतलब ये जो 4 स्टेट्स हैं खास करके, तो उनके स्टैंडर्ड में हमें आना पड़ेगा, उनको खास हमारे स्टैंडर्ड में नहीं, कि वो ऑलरेडी एक बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना जितना इंडिया डेवलप हो जाएगा दे विल ऑल्सो फील मोर एंड मोर प्राउड टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज इंडियंस। और अगर हमारे और चाइना के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो वो चाइना एक मतलब माया नगरी नज़र आएगा उनके लिए, ज़्यादा लुभावना एक जो ओवरऑल कंट्री है वो नज़र आएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू बी ऑन पार ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूँगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।